मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 22। दोपहरी के समय को छोड़कर दिन में राजा मानसिंह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। लोगों से मिलने पर समय 9 बजे से 12 बजे तक। न्याय का शासन तीसरे पहर की अंतिम घड़ियों में। चौथे पहर के आधे भाग में सेना की तैयारी और अश्वारोहण, दिन के पहले पहर की तरह। रात के पहले पहर में भोजन और राज्य व्यवस्था की चर्चा, दूसरे पहर में संगीत। ये कार्यक्रम गर्मी की ऋतु में कुछ घट बढ़ जाता था। तीसरे पहर की समाप्ति में कुछ विलंब था। मानसी अपने भवन के सभा मंडप में सिंहासन पर बैठा था। सभा में मंत्री, सचिव इत्यादि यथास्थान थे। उसके कुछ निकट एक नया यूथपति खड़ा था। नाम निहाल सी 28-30 वर्ष का युवा था। छरहरी गठिली देहा, सहसा प्रवृत्ति लक्षण वाली आंख। मानसिंह ने इसको कुछ समय पहले ही अर्जित किया था। कुशल उपयुक्त साथियों को ढूंढ निकालने की मानसिंह में प्रतिभा थी। यदि दिल्ली के सुल्तान ने जौनपुर पर फिर आक्रमण किया तो जौनपुर सुल्तान की सहायता करनी पड़ेगी। आक्रमण अनिवार्य सा जान पड़ता है, राजा मानसिंह ने मंत्री से कहा। मंत्री बोला, परंतु यदि मालवा के सुल्तान ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी महाराज, तो हम जौनपुर की सहायता नहीं कर सकेंगे। यदि हमारे ऊपर पहले आक्रमण हो गया तो क्या जौनपुर का सुल्तान हमारी सहायता करेगा? जौनपुर का सुल्तान बंगाल की ओर चला गया था, संभव है फिर लौट पड़ा हो। परंतु मालवा के सुल्तान की संधि मेवाड़ के साथ है और मेवाड़ हमारा मान्य है। फिर मालवा की सल्तनत को गुजरात के बघर्रा से चैन कहाँ है? वो हमारे ऊपर हमला करने का अवकाश कैसे पाएगा? मानसिंह ने पूछा। मंत्री ने बेधड़क उत्तर दिया, महाराज, गयासुद्दीन सनकी और प्रबल है। हम लोग उसके विग्रह का विश्वास तो कर सकते हैं, परंतु संधियों का भरोसा नहीं कर सकते। राजा ने हंसकर कहा, हमारी की हुई संधियों के संबंध में भी लोग इसी प्रकार का व्यंग्य कर सकते हैं। राजा ने निहाल सिंह की ओर स्नेह की दृष्टि फेरी। वो तुरंत बोला, हम मालवा और दिल्ली दोनों से लड़ लेंगे, अपने लिखे हुए वचन का पालन करेंगे। सचिव ने कहा, और यदि मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने हम पर पहले धावा कर दिया और जौनपुर दिल्ली के बादशाह के डर के मारे फिर बंगाल भाग गया और हम खिलजी से लड़ाई में उलझ गए, उसी समय बादशाह ने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया, तब हम यदि जौनपुर की सहायता न करें तो लिखे हुए वचन को भंग करने का अपराध हमारे सिर आएगा या जौनपुर के सिर जाएगा या जौनपुर के सिर जाएगा। निहाल सिंह उत्साह के साथ बोला, हम दोनों मोर्चों पर युद्ध कर लेंगे। मानसिंह ने निर्णय किया, ऐसी परिस्थिति में हम 2 मोर्चों पर लड़कर अपने बल को क्षीण नहीं करेंगे। मंत्री और सचिव ने समर्थन दिया। निहाल सिंह निर्णय को समझने की कोशिश करने लगा। मंत्री ने कहा, छोटा सा काम और रह गया है। बैज गायक को आज सवेरे ही विदाई दी जानी थी, उसने नहीं ली। कुछ सनकी सा है, कहता है ग्वालियर में ही रहूंगा। हमारे चिट्ठे में इतना अवकाश नहीं है कि एक ऐसे गायक और उसके साथ वाली वैसी गायिका और चित्रकारिणी को मासिक वेतन पर रख सके। आजकल तो हमको अपनी सब बचत सेना पर खर्च करनी पड़ रही है। राजा हंसकर बोला, मेरे चिट्ठे में कमी करके उन दोनों कलाकारों का वेतन बांध दो। राज्य है काहे के लिए? प्रजापालन, कला की रक्षा और बढ़ोतरी के ही लिए ना? पूजा और कला दोनों के लिए हमें अपने प्राण दे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन दोनों की रक्षा का ही तो दूसरा नाम धर्म का पालन है। कहाँ है आचार्य विजय जंगम? मंत्री ने उत्तर दिया, किले के भीतर जो सरोवर बन रहा है उसकी मजदूरी से नहीं लौटे हैं। विजय को कायिक शारीरिक श्रम में इतना विश्वास था कि बिना अपना पसीना बहाए वो किसी से कभी कुछ नहीं लेता था। कितना बड़ा कलाकार और पंडित है ये। राज्य से कुछ नहीं लेता, वीणा सुनाने के बदले में एक कौड़ी नहीं लेता। कहता है, अपनी रक्षा के पलटे में वीणा सुना देता हूं, परंतु आय की कमी को शारीरिक श्रम से पूरा करता है। 1 से अब 3 हो जाएंगे। इनकी आजीविका का प्रबंध तो मंत्री जी राज्य की ओर से होना चाहिए, राजा ने कहा। मंत्री सहमत नहीं हुआ। महाराज, आपके और मंत्रियों के चिट्ठे में कुछ कटौती करके ही प्रबंध किया जा सकेगा, वैसे तो नहीं हो सकता। करो, अपने चिट्ठे के संबंध में मैंने पहले ही कह दिया है, राजा ने मुस्कुराकर कहा। निहाल सिंह की समझ में राजा के दोनों निर्णय अब आए। उसने नीचा सिर कर लिया। द्वारपाल ने आकर सूचना दी, राई गांव से पुजारी जी आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। राजा ने अनुमति दी। द्वारपाल पुजारी लाने को भेजा गया। परस्पर अभिवादन के बाद पुजारी से राजा ने कुशल वार्ता पूछी। पुजारी ने कहा, श्रीमान ने कई बार वचन दिया कि राई आकर शिकार खेलेंगे, अब तो साथ लेकर ही टलूंगा ग्वालियर से। क्षमा करना शास्त्री जी, राज्य की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक अवस्था में स्थापित करने की धुन में शिकार को भुला सा दिया है। शीघ्र ही आने का उपाय करूंगा। वैसे भी राज्य भर का एक दौरा तो जाड़ों में मुझको करना ही है। राई भी आऊंगा, अर्थात यदि इस बीच में किसी शत्रु से चटक न गई और युद्ध में उलझ न जाना पड़ा तो। युद्ध तो महाराज छलांगे भर कर आ रहा है। कैसे? कहां से शास्त्री जी? अभी तो उसकी भूमिका हमारे गांव में उत्तर से आई है, चाहे चली वो अंतर्वेद से हो या मालवा से। पहली सी बूझ रहे हो, स्पष्ट कहो शास्त्री जी। पुजारी ने विस्तार के साथ पूरी कथा सुना दी। मंत्री ने कहा, महाराज, ये लोग अंतर्वेद से नहीं आए होंगे। कालपी और इटावा अपने मित्रों के हाथ में है। ये लोग तुर्क या पठान सवार मालवा के खिलजी के सिवाय और किसी के नहीं ही सकते। बात को निखारने के लिए मानसिंह बोला, इस बुरे काल में 4 लुटेरों का कहीं से भी आ जाना संभव है। पुजारी ने विनय की, महाराज, लुटेरे तो कहीं से भी आ सकते हैं,
परंतु उन सुंदर लड़कियों का अपहरण करने वे किसी शक्तिशाली की आज्ञा पर ही आए होंगे वहां। राजा ने पुजारी पर प्रश्नसूचक दृष्टि की, मानो उन लड़कियों के संबंध में और जानना चाहता हो। पुजारी ने बताया, मैंने पिछले जेठ के महीने में और पीछे भी उन लड़कियों के लक्ष्यवेध की कुशलता के विषय में कुछ कहा था। उनकी सुंदरता के विषय में या तो कवि कुछ कह सकता है या कुशल चित्रकार, और मैं इनमें से एक भी नहीं। राजा समझ गया और समझने के साथ ही कुछ लजा भी गया। निहाल सिंह बोला, महाराज का राय गांव पधारना आवश्यक हो गया है। जनता के गम में विश्वास का संचार हो जाएगा, शत्रु सुनकर कांप जाएगा और महाराज नाहर, अरना इत्यादि का शिकार भी खेल लेंगे। राजा ने अपना निश्चय सुनाया, मैं कल ही राय की ओर यात्रा करूंगा। निहाल सिंह अपने दल को साथ ले चलेगा। खाने पीने की सामग्री की पूरी व्यवस्था यहीं से लेकर चलो।